नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड डिस्कशन लेकर के आया हूँ। आज 7 अक्टूबर 2023 है। इसमें 3 न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया गया है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो सिर्फ दिल्ली में मिलता है, जनसत्ता और बिजनेस स्टैंडर्ड, 3 न्यूज़पेपर से जो भी न्यूज़ जो है आपके लिए जो कंटेंट है, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से आप लोगों के लिए उपयोगी है, जितने पीसेस दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लाइक कमेंट शेयर करेंगे, ठीक है। और इसका PDF मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप इसे अपना नोट्स बना सकते हैं पढ़ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, पहले देखिए ये क्या है, GS जो है, GS जनसत्ता का न्यूज है, ठीक है। जनसत्ता से लिया गया है, GS जनसत्ता से लिया गया है, ठीक है। इसमें है कि नरगिस मोहम्मदी को, किसे, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी का क्वेश्चन आएगा कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी किस देश की है, तो ईरान की है। ईरान की कहाँ की है, ईरान की है। ये नरगिस मोहम्मदी कुर्दिस्तान ईरान की रहने वाली है। अभी कहाँ है, तो अभी जेल में है। नारी उत्थान के लिए, महिला अधिकारों के लिए वहाँ ईरान में इसने आंदोलन चलाया था इसके विरुद्ध, तो ईरान सरकार ने इसे जेल में डाल दिया गया है, ठीक है। और 13 बार गिरफ्तार हो चुकी है। इसके बच्चे और इसके जो हस्बैंड है फ्रांस में है, उन पर भी मुकदमा दर्ज है, ठीक है। और भौतिकी की स्टूडेंट रही है और इंजीनियर के तौर पर काम की है और कॉलमनिस्ट भी रही है, मतलब कॉलम भी लिखती रही है न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में ये जानकारी है। ईरान की है, महिला अधिकारों के लिए लड़ाई इसने लड़ी है और अभी जेल में है। चलिए तो ये जाने कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, इतना याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे है, ये भी है JS, ये है जनसत्ता का है। क्या है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक। कहाँ हो रहा है अभी, एशियन गेम्स हो रहा है, 19वां एशियन गेम्स हो रहा है। कहाँ, तो तो चीन में हो रहा है 19वां एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में, ठीक है। तो इसमें जीता है आपको। और पेरिस ओलंपिक के लिए इसने क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्या किया, इसने क्वालिफाई कर लिया गया और चीन के हांगझांग शहर में 19वें एशियन गेम्स में, ठीक है। आगे देखते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में इसने कांस्य जीता था। क्या जीता था, कांस्य जीता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए और इसमें है, ये भी जनसत्ता का है। क्या है, जनसत्ता का है, ठीक है। क्या है, लगातार 4थी बार रेपो दर, ठीक है, रेपो दर, ठीक है। अब BPSC में भी आप इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछने लगा है, इसलिए आप इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक देखिएगा उसे अच्छे से करके जाएंगे। रेपो दर कितना है, इतना ही रखा गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। 6.5% रेपो दर है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे, करेंगे, ठीक है, जानने की। और जो ये क्या है, मौद्रिक नीति जारी किया गया है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, वो जारी करता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया था भारत सरकार द्वारा। और मौद्रिक नीति जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो RBI जारी करता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई है, बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि रेपो कोई भी दर जो बढ़ाया घटाया नहीं गया, जो भी था ये सब यथावत रखा गया है, एज इट इज रखा गया है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति और मॉनेटरी पॉलिसी के जो है कमेटी है, उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। RBI गवर्नर के साथ साथ में 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और अंतिम फैसला जब टाई हुआ आता है, इसमें वोटिंग से होता है, फैसला होता है, तो अंतिम वोट जो है RBI गवर्नर करते हैं। अभी इनके साथ साथ एक और न्यूज़ है, RBI गवर्नर को अभी लंदन में इन्हें अवार्ड मिला है, बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला है इनको शक्तिकांत दास को। इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास जी को बेस्ट गवर्नर का पूरे वर्ल्ड में इनके अवार्ड मिला है। इनका जो रैंकिंग किया गया है 1+ रैंकिंग किया गया। कौन सा रैंकिंग, 1+। कौन सा रैंकिंग, 1+ रैंकिंग दिया गया है, 1+ का रैंकिंग, ठीक है। और जितने भी आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए VVI 1+ का रेटिंग इन्हें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति पर एक क्लास में लूँगा आप लोग के लिए, पूरा मौद्रिक नीति के बारे में बताऊँगा, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कितने बार मौद्रिक नीति जारी किया जाता है, मौद्रिक कमेटी का हेड कौन होता है, ठीक है। चलिए आगे। इस पर 2017 IAS में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, मौद्रिक नीति कब, 2017 IAS PT में इस पर क्वेश्चन आ चुका है मौद्रिक नीति पर, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगले सप्ताह फ्रांस जाएंगे, कौन जाएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, फ्रांस जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती
आक्रामकता के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह फ्रांस की यात्रा करेंगे। ठीक है, ये सब यात्रा भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। कभी कभी यात्रा के बारे में भी पूछ देता है कि हाल ही में किस देश की यात्रा गृह मंत्री ने किया है, रक्षा मंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, कहाँ जा रहे हैं, तो फ्रांस जा रहे हैं। चलिए आगे इसका मैं PDF डाल दूंगा, आगे अपना नोट्स अपना बनाते रहेंगे आप लोग। ठीक है, और क्योंकि आप देखे हैं अभी PSC में भी कि अब न्यूज़पेपर से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा है। न्यूज़पेपर से आप लोग नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बना के रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, संसद 20 में कनाडा के समक्ष सभी मुद्दे उठाएंगे। देखिए कनाडा और भारत के बीच में अभी विवाद चल रहा है। ठीक, खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी था जिसकी मौत हो गई कनाडा में। तो कनाडा का जो प्रधानमंत्री है जस्टिस ट्रूडो, उसने भारत पर आरोप लगाया। ठीक है, कि भारत के लोगों ने इसे मरवाया है, भारत के अधिकारियों ने इसे मरवाया है। इसके जो भारत के जो इंटेलिजेंस है उसने इसे मरवाया है। इसके बाद विवाद बढ़ गया। ठीक है, तो इसने कहा कि अभी G20 का जो है संसद जितने भी अध्यक्ष है लोकसभा के या सभी देशों के पार्लियामेंट के, ठीक है, उसकी बैठक होने जा रही है दिल्ली में। ठीक है, तो उसमें इन्होंने कहा है, ओम बिरला साहब ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष है, कि इस मुद्दे को मैं उस सम्मेलन में उठाऊँगा। ठीक है, जैसे चुन। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में, ठीक है, एक बैठक कहाँ हुई है G20, जिसका नाम है संसद 20। क्या नाम दिया गया? संसद 20, पार्लियामेंट 20। ठीक है, बैठक कहाँ होने जा रही है? दिल्ली में होने जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, वही है, रेपो रेट पर ही है। RBI की BS का है, बिजनेस स्टैंडर्ड का है। सतर्क रुख के साथ रेपो यथावत रहा, एजिटेड रहा, नहीं, इस पर कोई चेंजिंग नहीं किया गया। कितना है? तो 6.5 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका PDF मैं डाल दूंगा, आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा देखिए। यहाँ मैं बताया ना कि इसमें सभी MSP भी जो होते हैं, क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MSP। ठीक है, MPC, इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इन लोग इस सबका आप नोट्स बनाते रहेंगे। BPC में हो सकता है यहीं से उठा के दे दे आपको। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। वोटिंग के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। अगर वोटिंग टाई हुआ था तो फिर से एक वोटिंग करता है RBI गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का है। देश के घरेलू मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, कितना हो गया? 3.79 अरब डॉलर घट गया है, कम हो गया है। देखिए इसी से क्वेश्चन उठा कर पूछा गया था कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से अकाउंट होते हैं। BPSC का आपने PT का क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, तो इस अकाउंट, तो पेपर आप पढ़ते रहें, अपडेट रहें। ठीक है, न्यूज़पेपर से आप जुड़े रहें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह का न्यूज़ मैं आप लोगों को देता रहूँगा। इसका PDF डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ डॉलर में अभिव्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा जो है यूरो है, पाउंड है, येन है। यहीं पे पूछा गया था, BPSC ने पूछा था कि सबसे महंगा मुद्रा कौन है, सबसे कीमती मुद्रा कौन है। तो यही है ऑप्शन में, क्या है? पाउंड है। याद होंगे जो आपने BPSC अभी दिया होगा PT, सबसे महंगी मुद्रा पाउंड है, न कि डॉलर है या यूरो है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? पाउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का BS लिखा हुआ है। देखिए यहाँ इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसके लिए मेंस में भी हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, UPSC मेंस चाहे BPSC किसी भी स्टेट PCS के मेंस में। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर बहुत छिड़ी हुई है, बहुत चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में होता, पर्चा में होता किसी भी तरह से। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो एक साथ चुनाव कितने बार भारत में हुआ है? अंतिम बार एक साथ चुनाव कब हुआ है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 1967 में अंतिम बार चुनाव हुआ है एक साथ। ठीक है, और अभी जो है क्या क्या, अगर एक साथ चुनाव करवाया जाता है तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, कई चुनौतियाँ हैं इसमें। जैसे भारत का मौसम भी चुनौतियाँ है। अगर ठंडी में चुनाव करवाया जाता है तो पहाड़ी इलाकों में क्या बर्फबारी होती है, वहाँ चुनाव करवाना कठिन है। बरसात के समय चुनाव होता है तो वहाँ चुनाव करवाना कठिन है। कई राज्यों में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ आवागमन ठप हुआ था, वो भी एक समस्या है। ठीक है, पर्व त्यौहार है। ठीक है, पर्व त्यौहार के सब समय चुनाव होगा तो आम जनताओं को परेशानी होगी, वो भी एक चुनौती है। तो कई सारी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, जैसे किसी राज्य में होता बहुमत के द्वारा अगर सरकार गिर जाती है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? क्या बच्चे
बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा या फिर 5 साल के लिए चुनाव होगा। तो इस तरह की कई चुनौतियाँ हैं, तो इस चुनौतियाँ आपको लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस मेंस राइटिंग के लिए भी है एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा, इसे मैं आप लोग को डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसे आप लोग पढ़ करके अपना सिनॉप्सिस तैयार करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पे क्या है, श्वेत क्रांति। हाँ, श्वेत क्रांति की जो जनक हैं, ठीक है, उन्हें क्या मांग की जा रही है, तो भारत रत्न की मांग की जा रही है। उसका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन और दूसरे है वर्गीस कुरियन, जो ये है एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जन्मदाता है और वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के दूध उत्पादन की क्षमता में। दोनों के लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ इसको अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान देंगे। ये भी क्या है, BS का, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, जातीय सर्वेक्षण, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जातीय गणना, तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे। जातीय गणना नहीं है, जातीय जनगणना शब्द जो है, जनगणना जो है, इसे कैसे है, पावर ऑफ सेपरेशन 7th शेड्यूल में पावर ऑफ सेपरेशन जो दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस संघ सूची का विषय है, सबका अलग अलग है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्लूडेड लिस्ट। तो इस जनगणना शब्द जो है, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। इसमें जनगणना केंद्र सरकार ही करवा सकता है, ना तो राज्य सरकार का अधिकार जनगणना करवाने का नहीं है, ठीक है। तो जातीय गणना नहीं हुआ, जनगणना जातीय सर्वे हुआ, क्या है, सर्वेक्षण हुआ है। और ध्यान दें, कभी भी आप लोग बातचीत में, चाहे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जातीय जनगणना नहीं बोलेंगे, जैसे गणना नहीं बोलेंगे, जातीय सर्वे बोलेंगे, सर्वेक्षण बोलेंगे। क्योंकि जातीय गणना करवाने के लिए, जनगणना या गणना करवाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। वो क्या, संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची में रहता तो फिर राज्य सरकार करवा सकता था, समवर्ती सूची में भी नहीं है, वो डायरेक्ट संघ सूची में है, ठीक है। जातीय सर्वे हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, जातीय सर्वे मैटर किया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से हो गया रिजेक्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में कल ने 2 जजों की पीठ ने इसका फैसला दिया, बहस किया, फिर आगे जनवरी में टाइम दिया है इसके लिए, ठीक है। तो उसने क्या कहा है देखिए, ठीक है, उसने कहा है, देखिए यहाँ देखिए, यही सब आप लोगों के लिए इंटरव्यू में भी काम आएगा। उसने कहा है कि राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से रोक नहीं सकता। मतलब ये क्या है, कार्यपालिका का एक काम है, ठीक है। कोई भी नीतिगत फैसला लेना, नीति बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना एक कार्यपालिका के काम है। न्यायपालिका का काम सिर्फ उसकी समीक्षा करना है, न कि रोक लगाना है। यदि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तब उस पर रोक लगा सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तब उस कानून को वो पर रोक लगा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो नीतिगत निर्णय लेने से रोक नहीं सकता। न्यायमूर्ति कौन बोला है, संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SBN भट्टी ने कहा है, ठीक है। तो क्या है, इससे कोई रोक नहीं सकता नीतिगत फैसला लेने के लिए राज्य सरकार को। फिर आगे का डेट दिया जिसमें रुका गया। फिर जो है जिसने इस पर रोक लगाने के लिए जिसने अपील किया, उसके वकील ने बोला है कि इसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस पर जांच किया जाएगा। फिर अगली सुनवाई दिया है आपको जनवरी में। तो ये सबको देखते रहें, ठीक है। ऐसा ना लगे कि ये आपको 1 डे एग्जाम में, चाहे PCS एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ना किसने क्या किया, लेकिन जुडिशरी में क्या फैसला आया, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया जज के द्वारा, वो सब जो स्टेटमेंट जो है आपके लिए मेंस राइटिंग या इंटरव्यू के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तैयारी इस तरह से की जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते देखिए, न्यूज़ क्लिक कल ही मैंने बताया है, ठीक है। इस पर न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, इस पर आरोप लगा है चाइना से साठगांठ का कि पैसे फंडिंग लेकर के चाइना का पक्ष लेने का, प्रचार करने का, ठीक है। इसका जो संस्थापक है वो गिरफ्तार हो गया है, ठीक है। इसका नाम है प्रवीर पुरकास्ट, ठीक है। इस पर आरोप, इसकी एक कंपनी चाइना में भी है, एक कंपनी वहाँ चाइना में भी संघाई में है, इसलिए जांच के घेरे में है सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा एक और, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाइब्रिड मोड से इनकार नहीं कर सकता। किसको कहा है, ये अधीनस्थ न्यायालय को, हाई कोर्ट को बोला है, और उससे नीचे जो भी न्यायालय है उस सबको बोला है कि हाइब्रिड मोड से कोई इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उच्च न्यायालय के वकीलों और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस तक पहुँच या हाइब्रिड मोड क्या है, प्रत्यक्ष या डिजिटल मोड दोनों तरीके का उपयोग किया, उसको कहा था हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है। कि जरिए कोई इनकार
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अब न्यायालयों को की पसंद पर निर्भर नहीं है। ये नहीं कह सकता है कोई उच्च न्यायालय का जज कोई भी उसका कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करूंगा, उसके पसंद पर नहीं है। अब उसको करना है। उस न्यायालय में हाइब्रिड मोड से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होने लगा है। इस पर उसको रोक नहीं लगाना, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर वही आ गया सिक्किम में लोकनाथ झील, इसको अच्छे से करेंगे आप लोग, ठीक है। चेतावनी के पहले ही आ गई ये आपदा, ठीक है। इसमें क्या कौन सी नदी है, ठीक है, किस नदी पर झील बन रहा है, कल मैंने आपको बतलाया था, ठीक है। उस सब का नोट्स बनाएंगे आप, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा, जिससे उत्तराखंड पिछले 1 वर्षों से बहुत चर्चा में था भूस्खलन की वजह से, वहाँ दरारें फट रही थी, पलायन हो रहा था। तो आप पूछ दिया ना कि किस जिला की सीमा चाइना से लगती है। उसी तरह मैंने कहा ना, चर्चा में होता पर्चा में आता, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है ज्योग्राफी से, इतिहास से जोड़ करके। इसी तरह अब सिक्किम बहुत चर्चा में है, तो इसके जो भी इसका मैप देखेंगे, कौन कौन सा जिला कहाँ से किसके साथ सीमा में लगती है, उस तरह के आप नोट्स बनाते रहेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट न पूछ करके इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे जोशी मठ बहुत चर्चा में था उत्तराखंड में, मैंने क्वेश्चन डाला भी था करंट अफेयर्स में, जोशी मठ कहाँ है, लेकिन डायरेक्ट न पूछ करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप पूछने का नेचर आप बदला है, चलिए आप देखते हैं क्या है। WCU की रिपोर्ट के आने के पहले ही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई खेलों में पहली बार 100 के पार गया है, ठीक है। एशियाई खेल कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है। कौन सा एशियाई खेल है, किस क्रम का है? तो 19वां है, ठीक है। चाइना में कहाँ हो रहा है? हांगझू में हो रहा है, हांगझू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ने भारत से अपने कई राजनयिकों को हटाया, यही विवाद है, ठीक है। इस विवाद को पढ़ेंगे, आपको इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक होगा उस समय ही काम आएगा। क्यों हटाया गया? एक सीमा से अधिक आप किसी भी दूतावास में कर्मचारियों को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से बाहर किया गया है, कुआलालंपुर और सिंगापुर इसने भेज दिया है। चलिए वही विवाद है अभी, देखिए यही फिर वही आया है ना। ईरानी की महिला शांति पुरस्कार जो मिला है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ देखें, डेटा वहाँ पर नहीं था, ये है आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, ठीक है। उसमें जो था उसमें नहीं दिया गया था, जनसत्ता में यहाँ दिया है कि कौन सी महिला है, तो 19वीं महिला है। अभी तक जितनी शांति पुरस्कार मिला है उसमें से 19वीं महिला है। कौन सी महिला है, कितनी महिला है? 19वीं महिला है, ठीक है। और दूसरी ईरानी महिला है, विश्व में 19वीं महिला है और दूसरी ईरानी महिला है, दूसरी ईरानी महिला है। और ईरान सरकार ने इस पर विवाद खड़ा किया, इसने आपत्ति जताया है कि मेरे देश में कैदी है, उसने उसे तुमने नोबेल का शांति पुरस्कार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ रही है महिला न्यायाधीशों की संख्या। चलिए यहीं से क्वेश्चन आया था ना, मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर से जुड़े रहें, ठीक है। ये डेली आप लोगों के सेशन चलता रहेगा, न्यूज़पेपर एनालिसिस। आगे मैं द हिंदू का भी करवाऊंगा, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का। सिर्फ आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। इसका PDF डाल दिया जाएगा, अपने विस्तृत रूप से आप पढ़ते रहेंगे, इसको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जो भी दूर दराज के लोग हैं, उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती, न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता है, वो लोग अपना पढ़ते रहेंगे। और जैसे कि देखते हैं जनसत्ता या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये दूर दराज के गाँव में नहीं मिल पाता है, छोटे शहरों में नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उन लोग के लिए बहुत फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ देखें बढ़ रही है देश में न्यायाधीशों की संख्या। और यहीं से BPSC क्वेश्चन पूछा था, BPSC PT में देखा होगा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास है। राइट आंसर वहाँ संसद है। अब जुड़े रहे, इस तरह के क्वेश्चन आप आगामी वर्षों में आपसे पूछे जाएंगे। इवन BPSC क्या और बिहार के जो भी एग्जाम हो रहा है, उसके क्वेश्चन का लेवल अब हाई होते जा रहा है। अब BPSC टीचर का आपने क्वेश्चन देखा था, इसलिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। फिर आपको कॉलेजियम सिस्टम पर एक क्लास लूँगा आप लोग के लिए, ठीक है। उस पर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। चलिए जब बात हो रही है तो देश में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? न्यायाधीशों की संख्या है, सीट है 34 है। कितनी? 34। 1 + 33 मतलब क्या हो गया? 1 एक जो है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI, ठीक है। CGI जो चंद्रचूड़ साहब है, और 33 अन्य, मतलब अभी 34 है। पिछले 2017-18 में इसमें बढ़ाया गया था, 3 बढ़ाया गया था। 3 जो है पहले 31 था, कितना था? 31 था, 3
बढ़ाया गया है, तो अब हो गया 34 हो गया, ठीक है। पहले था 30+1, मतलब 30 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। अब हो गया है, अब हो गया है 33+1 या 1+33, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे G20 देशों को से यह है आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। G20 देशों के संसदीय सम्मेलन में होगी सबसे बड़ी भागीदारी ओम बिरला। G20 देशों की संसदीय सम्मेलन कहाँ होने जा रही है? दिल्ली में होने जा रही है। वहीं उसी के बारे में ओम बिरला ने बोला है कि मैं कनाडा के समक्ष आपत्ति दर्ज करूँगा, क्या आपत्ति दर्ज करूँगा। और चर्चा में है G20 का ये संसदीय सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? दिल्ली में होने जा रहा है, ठीक है। बस इतना ही जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और देखें यहाँ, इसमें क्या, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को के लिए एजेंडा 2030 लक्ष्य को गति देना, यही यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कब तक है आपको? तो 2030 का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सीनेट में भी चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कब? 13 से 14 अक्टूबर के बीच में होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? तो द्वारिका, दिल्ली के कहाँ? तो द्वारिका में। कहाँ? द्वारिका में। द्वारिका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, उसका नाम है यशोभूमि। क्या नाम है? यशोभूमि, याद रखें इसे, यशोभूमि। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कहाँ हुआ, तो यशोभूमि। यशोभूमि कहाँ? द्वारिका, दिल्ली के द्वारिका में, यशोभूमि में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे 13 अक्टूबर को, ठीक है। और मिला सम्मेलन में और अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार इसमें शामिल होंगे, P20 में। और फिर क्योंकि G20 में क्या है, अफ्रीकन कंटिनेंट को भी शामिल किया गया, तो पहली बार अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। चलिए ये कनाडा के साथ तनाव मुद्दे के बारे में इस समय आपको डाल दूंगा और लोग पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। अदालतें अगले 10 वर्षों में भारतीय भाषाओं में काम कर सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, ठीक है। कि जज बात करते हैं अंग्रेजी में, उसके वकील बात करते हैं अंग्रेजी में, और जिस पर आरोप है वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, क्या बातें हो रही है, मेरे बारे में फैसला क्या हो रहा है, उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है। तब क्या है कि अब भारतीय भाषाओं में, मातृभाषाओं में अभी सुनवाई, अब तो कुछ पहल हो गया है, जैसे पटना हाई कोर्ट हो गया, केरला हाई कोर्ट ने शुरुआत किया था पहली बार, कि अब मातृभाषा में भी, स्थानीय भाषाओं में सुनवाई हो रही है। और फैसला तो कम से कम मिल रहा है, पिछले 2 वर्षों से स्थानीय भाषा, मातृभाषाओं में फैसला की कॉपी मिलने लगा है, ठीक है। तो इस पर भी अब आगामी होगा कि अब जज भी, अगर वो इंग्लिश नहीं समझ रहा है तो जज भी हिंदी में बात करे और वकील भी हिंदी में बात करे, क्योंकि उसके बारे में क्या फैसला हो रहा है, कौन सी सज़ा मिल रहा है, किस बात का फैसला हो रहा है, उसे पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सब आपको अब मेंस राइटिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है। यही है जस्टिस करोल, ठीक है, जो पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, अभी आगे सर्वोच्च न्यायालय में ये जज बन गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये टॉपिक है। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया गया, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से उठाया गया है। नदियों के जोड़ने से औसत वर्षा में आएगी कमी, ठीक है। नदी जोड़ के लिए पहले भी जो है ना, पहले भी वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने इस पर आपत्ति दर्ज किया था, कुछ पर्यावरणविदों ने, कि नदी जोड़ से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जहाँ नदी नहीं है ना, वहाँ नदी का पानी का ले जाया जाता है नहर बना करके, या नदी को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, नए नए कीड़े जन्म लेगा, नई बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है, पर्यावरण के लिए खतरा है। तो अभी क्या है, नदी जोड़ से संबंधित एक आंकड़ा, डेटा आया है जिसमें कहा गया है, ठीक है, एक रिसर्च आया है जिसमें कहा गया है कि नदी जोड़ने से औसत वर्षा में आएगी 12% की कमी, 12% की कमी आ जाएगी नदी जोड़ में, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपको लिखने आएंगे, नदी जोड़ से संबंधित, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो ये सब आपको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, अपना नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। ये सब लिखा गया है, तो ये भी एक आपको पॉइंट बनता है इस पर बताने के लिए कि नदी जोड़ से क्या खामियां हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर GM फसलें क्या है, विवाद में आ गया। ये भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया गया है। GM फसलें, जिसका क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बोला था, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और कहा था टर्मिनेटेड सीड होता है, क्या, जेनेटिकली मोडिफाइड, ठीक है। GM फसल कहा था। और क्या होता है इसका ड्रॉबैक, क्या सबसे बड़ा, कि ये होता है टर्मिनेटेड सीड होता है, टर्मिनेटेड,
सीट्स, ठीक है। टर्मिनेटेड सीट्स का मतलब पहले ये समझ, टर्मिनल, अगर आप पटना से बिहार में तो आप जाते हो यात्रा करते देखते हो राजेंद्र नगर टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या है, यहाँ ये बहुत सारी ट्रेन अब यहाँ पर रुक जाएगी, यहाँ से आगे नहीं जाएगी, टर्मिनल है, यार्ड में चली जाएगी, ठीक है। वहाँ से ट्रेन बनती है, बनती मतलब होता है, ट्रेन बनना का मतलब होता है इससे संपूर्ण क्रांति। कहाँ से बनती है, तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से बनती, बनने का मतलब कि वहाँ से स्टार्ट हो रही है, एसेंस है, ठीक है, इस वहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप दिल्ली मेट्रो में भी सफ़र करते हैं तो बहुत सारे स्टेशन में लिखा होता है टर्मिनेट, मतलब यहाँ पर रुक जाएगी। इस तरह क्या होता है कि जीएम फसल जो होता है, जीएम सीट्स जो होता है, टर्मिनेटेड सीट्स होता है। इसके बाद जैसे कि जीएम फसल है, जैसे कि आप देखा होगा गांव घर में कि आप किसान के घर से हैं, देखा होगा कि धान की खेती के बाद, गेहूं की खेती के बाद उस बीज को लेकर के रख दिया जाता था, शिखर पर टांग दिया तो ऊपर टांग दिया था, कोई सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता था। फिर आगे धान के खेती के समय उसका जो बीज बाव किया था, फिर उसी बीज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, ये बीज जो है आपको, इससे जो फसल होगा उस फसल से फिर ये आप फसल नहीं उगा सकते, वो बीज के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है क्या है, टर्मिनेटेड सीड्स है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इससे फ़ायदा उठाती है, राष्ट्रीय कंपनी इसको फ़ायदा उठाती है, क्योंकि बार बार आपको सीड्स खरीदना पड़ेगा, बार बार आपको बीज खरीदना पड़ेगा। ये सब ये सब आपको मेंस राइटिंग में, इंटरव्यू में आपको बोलने में, लिखने में काम आएगा। ये सब टर्मिनेटेड सीड्स मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तरंजन त्रिपाठी बने, क्या बने हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, एनएसडी, क्या जिसको बोलते हैं एनएसडी, क्या है, दिल्ली में है, ठीक है। इसका नाम है चित्तरंजन त्रिपाठी, जबकि इसी से पास्ट आउट भी है, इसी से पास्ट आउट भी है, ठीक है, इसी से पास्ट आउट भी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नहीं, आज इतना ही है, बस ये अंतिम था, आज इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। आगे आपको और बहुत सारा क्लास में जो भी नया नया टॉपिक आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि आपको मैं करवाऊँगा इस पर मॉनेटरी पॉलिसी पे इस पर क्लास लेकर के आऊँगा, जो जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली, उस पर मैं क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। जो भी नया नया टॉपिक आ रहा है, ठीक है, उसमें मैं क्लास लेते, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है परिसीमन, उस पर मैं क्लास लेकर के आऊँगा। और एनसीईआरटी की क्लास शुरू होने वाली है, उस सब के लिए आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, फ़ायदा उठाते रहेंगे। और ये जितना भी पीडीएफ है सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। प्रियदर्शी ISP नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं अपना। तो आज इतना ही, फिर क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।